तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम इस वक्त नरगिस के साथ एक बुजुर्ग की चौखट पर जा रहे थे। हाँ, मैंने मुंह पर हाथ रखते हुए धीमे लहजे में जवाब दिया। तुम सच कहती हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे इतनी आसानी के साथ बगैर मेरी मर्जी के निजात पा लोगे? मैं थके थके कदम बढ़ाता रहा। इनका के सवाल का जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं था। इनका की बात मानने में ही भलाई थी। मैं खामोश रहा तो इनका ने तहमकाना लहजे में मुझसे कहा, वापस चलो जमील साहब, अब तुम बुजुर्ग की चौखट पर नहीं जाओगे। मेरे हुक्म पर तुम्हें वापस होटल चलना होगा, जहां आज तुमसे आखिरी फैसला किया जाएगा। इनका का हुक्म ना मानने की सूरत में मुझे नरगिस की जिंदगी से हाथ धोने पड़ते। इनका ने मुझे धमकी भी यही दी थी, लिहाजा मैं उसके हुक्म पर खामोशी से पलटा और दोबारा टैक्सी की सिमत कदम बढ़ाने लगा। इनका गैज़ो गज़ब की कफियत में मेरे सर पर टहल रही थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो किसी गहरी सोच में गर्क थी। मैं उसके इस स्टाल के इस आलम से वाकिफ था और इसीलिए बहुत खौफजदा था। मैं जब दोबारा टैक्सी में बैठा तो नरगिस ने मेरे परेशान चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा, आप कर आए फ़ोन? हाँ, लेकिन मैनेजर ने हदायत की है कि मैं खुद जाकर कमरे को मुतकफल कर दूं। फिर मजबूरी है, मैंने तेजी से कहा। कमरे को मुतकफल करना भी बेहद ज़रूरी है। हम दोबारा वापस आ जाएंगे। मेरी हदायत पर टैक्सी वापस होटल की जानब रवाना हो गई। मैं गुमसुम बैठा सोच रहा था कि इनका की कुव्वत वाकई बड़ी लामहदूद है। उसे अपनी पुरस्रार कुव्वत की बिना पर मालूम हो गया कि हम ख्वाजा की चौखट पर हाजिरी देने जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। चुनाचा वो फौरी तौर पर मेरे सर पर आ गई और फिर उसने जो धमकी दी वो इस कदर मौसर साबित हुई कि मेरे लिए उसका हुक्म मानने से इनकार मुमकिन ना था। मैं अपनी सोच में गर्क था कि नरगिस मुंह दूसरी तरफ किए बाहर के मनाजर देखने में महू थी और इनका मेरे सर पर गुस्से की हालत में टहल रही थी। उसके तेवर बेहद खतरनाक होते जा रहे थे। अशोका पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और नरगिस को साथ लिए अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया तो नरगिस ने हैरत से पूछा, क्या वापस चलने का इरादा नहीं? नहीं, मैंने मुर्दा आवाज़ में जवाब दिया। क्यों, क्या कोई ख़ास बात है? मैं नरगिस की बात का कोई जवाब देने ही वाला था कि इनका ने कहा, जमील, तुम नरगिस को अगर चाहो तो बता दो कि मैं तुम्हारे सर पर दोबारा आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी और तुम्हारी गुफ्तगू तन्हाई में होगी। नरगिस के मासूम चेहरे पर मौजूद उलझन मेरे दिल पर कचोके लगा रही थी। मैं खुद भी यही चाहता था कि उसे इनका की मौजूदगी से बाखबर कर दूं। लिहाजा जब उसने मुझसे उसकी इजाज़त दे दी तो मैंने नरगिस को मुखातब करते हुए कहा, नरगिस, तुम कुछ देर के लिए बराबर वाले कमरे में चली जाओ। मुझे इनका से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इनका से? नरगिस की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, इनका मेरे सर पर दोबारा आ गई है, मैंने बुझे हुए आवाज़ में कहा। उसके कहने पर मैं वापस यहाँ आया हूँ। नरगिस का चेहरा खौफ से जर्द हो गया। उसकी गजाली आंखों में आंसू तैरने लगे। चंद सानिये तक वो मुझे टिकटिकी बांधे देखती रही, फिर अपनी उदास नीची नजरें करके कदम बढ़ाती दूसरे कमरे में चली गई। मैं किसी हारी हुए जवारी और थके हुए मुसाफिर की तरह आगे बढ़कर आराम कुर्सी पर बैठ गया। जमील, इनका ने मुझे घूरते हुए कहा, पहले तुमने नरगिस के सिलसिले में मुझसे झूठ बोला और आज तुमने फिर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। तुम ऐसा क्यों करते हो जबकि तुम इनका से अच्छी तरह वाकिफ हो? मैंने ये सब कुछ नरगिस को मुतमिन करने की खातिर उसकी ईमा पर किया था, मैंने मुर्दा आवाज़ में जवाब दिया। तो इनका चिराग पाकर हो बोली, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। तुमने जेल से रिहाई हासिल करने के लिए भी मुझसे झूठ बोला था। मैं खामोश रहा तो इनका सर से खुदक कर मेरे बाएं शाने पर आ गई और करख्त आवाज़ में बोली, सुनो जमील साहब, जब तक मैं खुद तुम्हें ना छोड़ दूं तुम्हें मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकोगे। कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाने का इरादा किया तो मैं नरगिस को मार डालूंगी और उसका खून बहुत लजीज होगा। बोलो, क्या इरादा है तुम्हारा? नहीं, मैं नरगिस की जुदाई के तसव्वुर से ही तड़प उठा। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी तुमसे छुटकारा हासिल करने की
कोशिश नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अपने दिल को फिर टटोलो जमील, कहीं फिर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहे। नहीं, मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। क्या तुम पहले की तरह हर माह मेरे लिए एक इंसानी जिस्म का खून मुहैया करने पर तैयार हो? इनका ने बारे ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने होंठों पर जुबान फेरने लगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि तुम नरगस को कोई गजांद नहीं पहुंचाओगी। नरगस तुम्हें बहुत ज्यादा अजीज है। इनका के गुलाबी होंठों पर बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट खेल रही थी और उसका लहजा बदल गया था। हाँ, मैं उसकी खातिर अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकता हूँ, मैंने जज्बाती लहजे में कहा। तो इनका मुस्कुराई, मुझे मालूम है कि तुम नरगस से कितनी मोहब्बत करते हो। इसी वजह से मैंने नवाजिश की मौत के सबब को बदल डाला। अब अगर नरगस पर कोई आंच नहीं आ सकती। मगर वो रिवाल्वर क्या हुआ जो नरगस वहां फेंक आई थी? मैंने थूक निगलते हुए पूछा। उसकी फिक्र मत करो, जब तक तुम मुझसे वफादार रहोगे तुम पर और नरगस पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन याद रखो, ये आखिरी मौका है, आइंदा रियायत की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मेरी कैफियत इस वक्त ऐसी थी जैसे अमले तनवीम करके मुझे किसी आमल ने अपने कब्जे में कर लिया हो। लेकिन मैं नरगस की जिंदगी के लिए हर सौदा करने को तैयार था। चुनाचा इस वक्त इनका ने जो भी कहा मैंने खलूस से दिल से मान लिया। मेरी इस सादत मंदी से खुश होकर वो दोबारा रेंगती हुई मेरे सर पर चली गई। उसके होंठों पर अब बड़ी शौक मुस्कुराहट नजर आ रही थी। मेरे सर पर खड़ी कुछ देर तक वो मुझे प्यार भरी नजरों से देखती रही, फिर एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर मेरे घने बालों पर इस तरह ऊंधी लेट गई कि उसके दोनों हाथ मेरी पेशानी पर थे और ख्वाबीदा नजरें नीम वा थीं। मैं उसकी एक एक हरकत का जायजा ले रहा था और दिल ही दिल में खोल रहा था। कुछ तवक्कुफ के बाद इनका ने मुझे फिर मुखातब किया। जमील, तुम्हें सताने में बड़ा मजा आता है। तुम वो पहले शख्स हो जिसे मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया। यकीन जानो, अगर मैं हकीकत के रूप में आ सकती तो नरगस की जगह मैं होती। तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, इस वजह से मैं तुम्हें हर बार माफ कर देती हूँ। मुंबई से रवानगी के वक्त मैंने सोचा था कि शोलापुर पहुंचकर नरगस को ठिकाने लगा दूंगी, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ गया। दिल की बातें ऐसी ही होती हैं। मैं इनका की गुफ्तगू गौर से सुनता रहा। नरगस के सिलसिले में उसकी जारहाना बातें सुनकर मुझे बड़ा ताव आया, लेकिन मैं धीमे लहजे में बोला, एक बीवी की हैसियत से नरगस का फर्ज है कि मेरी परेशानियों में बराबर की शरीक रहे। वो शिवालापुर भी इसी मकसद से गई थी कि मुझसे छुटकारा दिला सके। मुझसे इनका ने संजीदगी से कहा, जमील, तुम बड़े नाशुक्रे हो। अब तक मैंने तुम्हारे ऊपर जो कुछ एहसानात किए तुम वो सब फरामोश कर बैठे। हालांकि तुमको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि मैं खुद तुम्हारे सर पर आ गई। मुझे कब्जे में करने के लिए अब तक न जाने कितने सर फिरे, उल्टे सीधे तवीज दमे करके पागल हो चुके हैं या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। तुम्हें नहीं मालूम कि रामदयाल की माँ भी मुझे पाने के लिए अपनी जान गंवा बैठी थी। मैं तुम्हारी पुरस्कार कुव्वत का कायल भी हूँ और एहसानमंद भी, लेकिन तुम झूठ बकते हो। इनका ने मेरी जुमला काटते हुए तेजी से कहा, जब तक नरगस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई थी तुम सिर्फ मेरे थे, मगर अब तुम बदलते जा रहे हो। मैं अगर चाहूं तो तुमको अपनी जात के कब्जे में ला सकती हूँ, मगर ना जाने क्यों हर बार मुझे तुम्हारी प्यारी बातों पर रहम आ जाता है। ये तुम्हारा ख्याल है, वरना मैं अब भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, ये जरूर है कि मैं किसी का खून करते हुए घबरा जाता हूँ। मैं इनका को बरहम देखा तो नरमी से जवाब दिया, बस रहने भी दो जमील साहब, मैं खूब जानती हूँ कि तुम कितने पानी में हो। इनका ने बदस्तूर गुस्से से कहा, रहा मेरी पुरस्कार कुव्वत का मामला तो तुम तमाम उम्र उसका भेद नहीं पा सकते। अभी तुम मेरी पूरी तरह कायल ही कहाँ हुए हो कि तुमने देखा ही क्या है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोश बैठा सोचता रहा कि इनका को किस तरह राम किया जाए। हालात के पेशे नज़र इनका की खुशनुदी हासिल करना मेरे लिए ज़रूरी था। मैं अपने ख्याल में महू था
और इधर इनका खड़े होकर मेरे सर पर गुस्से के आलम में चहल कदमी शुरू कर चुकी थी। खासी देर तक हम दोनों अपने अपने ख्यालात में गुम रहे। फिर अचानक मैंने इनका को चौंकते हुए देखा, यूं जैसे उसे कोई अहम बात याद आ गई हो। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज हो गई। वो मुंह से झाग उड़ाते हुए बोली, जमील, मैं तुमसे वादा जरूर कर चुकी हूँ कि नरगिस को जान से नहीं मारूंगी, लेकिन अब उसे अपनी हरकत पर जरूर पछताना पड़ेगा। उसे अपनी हरकतों का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन नरगिस अब क्या किया है? मैंने परेशान होकर पूछा। उसका इल्म तुम्हें खुद ही हो जाएगा, इनका ने चोट खाई हुई नागन की तरह बल खाकर कहा। फिर बड़ी फुर्ती के साथ रेंगती हुई मेरे सर से उतर गई। इनका के आखिरी जुमले का मतलब क्या है? इसके जाने के बाद मैं चंद लम्हों तक अपनी जगह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा सोचता रहा। फिर तेजी से लपकता हुआ मुल्हका कमरे में गया ताकि नरगिस को अपनी तफसील से समझाकर मोहतात रहने का मशवरा दे सकूं। लेकिन दूसरे में कदम रखते ही मैं एकदम ठठक गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरे असाब जवाब दे गए कि दरवाज़ा खुला हुआ था और नरगिस मौजूद नहीं थी। नरगिस के कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर मैं बौखला गया। मेरे असाब जवाब दे गए। मैं पत्थर के किसी बेजान मुजस्मे की तरह खड़ा खाली कमरे को देखता रहा। हर शय मुझे घूमती हुई नजर आ रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे भरे बाजार में किसी ने मेरी जेब कतर ली हो। नरगिस मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया थी। उसकी अचानक गैर मौजूदगी ने मेरे सोचने समझने की तमाम कुव्वतों को सलब कर लिया। वो अचानक कहाँ चली गई? किसने उसे जाने पर मजबूर किया? मुतअद्दिद सवालात मेरे जहन में गुडमुड हो चुके थे। चंद सानिये तक मैं बेहिस्सो हरकत खड़ा नरगिस के बारे में गौर करता रहा। फिर इनका के आखिरी जुमले मेरे जहन में उभर आए। उसने रवानगी के कबल कहा था कि नरगिस को अपनी हरकतों का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। फिर अचानक ही ये ख्याल आया कि कहीं नरगिस मुझे इनका के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू देखकर दोबारा ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ ना चली गई हो। यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। मेरे दिल ने भी गवाही दी। होटल से बाहर आकर मैंने तेजी से टैक्सी पकड़ी और ख्वाजा की दरगाह की सिमत चल दिया। जूं जूं दरगाह नज़दीक आती जा रही थी, मेरी वहशतों में इजाफा होता जा रहा था। मैं नरगिस को जल्द अज जल्द पा लेने के लिए बेचैन था और ना जाने क्या क्या दुआएं मांग रहा था। इनका के अहद के मुताबिक मुझे इस बात का तो किसी हद तक यकीन था कि वो नरगिस को जान से नहीं मारेगी, मगर ये ख्याल भी सता रहा था कि खुदा जाने वो नरगिस को किस मुसीबत में उलझा दे। होटल के कमरे से मेरे सर से उतरते वक्त इनका के तेवर बेहद खतरनाक थे। और तेज चला दोस्त, मुझे बेहद ज़रूरी काम है, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा तो वो खुश्क लहजे में बोला, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो कोई और टैक्सी पकड़ लें, मैं 40 की रफ्तार से ज़्यादा चलाने का आदी नहीं हूँ। टैक्सी ड्राइवर का जवाब सुनकर मुझे तैश आ गया, लेकिन इस वक्त एक टैक्सी को छोड़कर दूसरी पकड़ने में जो वक्त ज़ाया होगा, इसलिए मैंने खून के घोंट पी कर चुप हो गया। फिर 10 मिनट बाद मैं खुशी से यूं उछला जैसे मुझे कारून का खजाना मिल गया हो। नरगिस मेरे लिए कारून के खजाने से किसी तरह कम ना थी। जब मेरी नज़र अचानक उस पर पड़ी तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे मुर्दा तन में जिंदगी की लहर दौड़ गई हो। यहीं रोक लो, मैंने ड्राइवर का शाना पकड़कर तेजी से कहा। टैक्सी ड्राइवर ने बेजारी और नफरत से मुझे देखा और टैक्सी रोक ली। टैक्सी रुकते ही दरवाज़ा खोलकर मैं जल्दी से नीचे उतरा। जेब से 10 का नोट निकालकर ड्राइवर की गोद में फेंका और बकिया रकम लिए बगैर नरगिस की तरफ बढ़ गया, जो फुटपाथ पर मुझसे कोई 30-40 कदम आगे चल रही थी। मैंने लपक कर उसे जा लिया और मोहब्बत भरे लहजे में कहा, खुदा का लाख शुक्र है कि तुम मिल गई। जी। नरगिस ने रुक कर मुझे देखा और फिर मुस्कुरा दी। तुम्हें मुझसे पूछे बगैर इस तरह होटल से नहीं आना चाहिए था, मैंने इत्मीनान का एक तवील सांस लेकर कहा। इतनी देर में जो मेरी कैफियत हुई थी वो कुछ मेरा दिल ही जानता था। मैं समझ रही हूँ आपका मकसद, नरगिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो मेरे करीब पहुँचते ही रुक चुकी थी। यकीन जानो नरगिस, तुम्हें सही सलामत पाकर मुझे इस कदर खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, नरगिस ने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया। क्यों, क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया? मैंने कदरे संजीदगी से पूछा।
अभी आपने मुझे नरगिस कहकर मुखातब किया। इस बार नरगिस ने कुछ ऐसी अजनबियत से ये जुमला दोहराया कि मैं एक लम्हे के लिए सटपटा कर रह गया। फिर इस ख्याल से कि मुमकिन है उसने अजराहे मजाक ऐसा कहा हो, मैं भी हंस पड़ा। आओ होटल वापस चलते हैं, यहाँ सड़क पर खड़े खड़े बातें करना मुनासिब नहीं। सूरत शक्ल से तो तुम मुझे किसी शरीफ खानदान के फर्द नजर आते हो। नरगिस कुछ और ज्यादा संजीदा हो गई। बहुत खूब, मैं बेख्तियार हंस पड़ा, गोया तुम्हें भी मजाक के लिए यही मौका मिला है। करीब से एक खाली टैक्सी गुजर रही थी। मैंने नरगिस का जवाब सुनने की बजाय आगे बढ़कर उसे हाथ के इशारे से रोक लिया। नरगिस से कहा, आओ बैठो। ए मिस्टर, मालूम होता है तुम इस वक्त होश में नहीं हो। नरगिस का लहजा इस बार तलख था। प्लीज नरगिस, इस वक्त मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे ज्यादा बोर मत करो। मैं इतना कहकर नरगिस का हाथ थामने की कोशिश की तो वो एकदम आग बगोला हो गई। एक झटके से उसने अपना हाथ छुड़ाया, फिर दूसरे ही लम्हे उसने ऐसा जनाटेदार तमाचा मेरी गाल पर रसीद किया कि मैं चकरा कर रह गया। और इससे बेशतर कि मैं नरगिस के रवैये की इस हैरत अंगेज तब्दीली पर कुछ सोच सकता, वो गुस्से में सुर्ख होकर गुर्राई। कमीने, क्या तूने मुझे कोई बाजारी औरत समझा है? नरगिस, खुदा के लिए बकवास मत कर, बदमाश आवारा, नरगिस ने चीख कर कहा तो मेरे औसान भी खता हो गए। मैं नरगिस को तअज्जुब खेज नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर पैदा होने वाली करख्तगी मेरे लिए हैरत अंगेज थी। उसकी नजरों में मेरे लिए शदीद नफरत नुमाया थी। गुस्से के मारे उसके जिस्म का सारा खून उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर सिमट आया था। अभी मैं हैरान ही हो रहा था कि दो चार राहगीर जिन्हें नरगिस को मुझे तमाचा मारते देख लिया था, हमारे गिर्द जमा हो गए। टैक्सी ड्राइवर भी उतरकर मेरे करीब आ गया। हालात कुछ ऐसे नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर चुके थे कि मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं और क्या ना करूं। इसी शशोपंज में मुब्तला था कि नरगिस तड़प कर बोली, हरामजादे, मेरी शक्ल क्या घूर रहा है, दफा हो जा यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगी। अचानक मेरी छठी हिस्स बेदार होगी। मेरे जहन में इनका का पुरस्रार तस्वर उभर आया। यकीनन इस वक्त मेरे साथ जो सानहा पेश आया है उसमें इनका की पुरस्रार शख्सियत का दखल है। वो अब नरगिस के सर पर मुसल्लत हो चुकी है। ये सोचकर मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि इस वक्त वहां से खिसक जाऊं, कहीं बात और खराब ना हो जाए। चुनाचा मैंने नरगिस पर एक उदास नजर डाली और वापसी के इरादे से पलटने लगा, मगर एक साहब ने, जो मुझे बड़ी कीना तोड़ नजरों से घूर रहे थे, आगे बढ़कर मेरा बाजू थाम लिया और बिगड़े हुए लहजे में बोले, शर्म नहीं आती तुमको शारे आम पर ये बेहुदगी करते हुए? उसकी तदहीक की कौन ताब ला सकता था? मुझे नरगिस से कोई गिला नहीं था, इसलिए उसने जो कुछ किया वो इनका के पुरस्रार वजूद की हैरत अंगेज और लामहदूद कुव्वतों के ज़ेर असर किया। लेकिन किसी तीसरे शख्स का शोहर बीवी के ज़ाती मामलात में यूं दखल अंदाज होना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे जी में तो आई कि इस शख्स ने मेरा बाजू थामा, इसे ऐसी सदा दूं कि वो तमाम उम्र याद रखे, लेकिन मुझे बड़े ज़बत से काम लेना पड़ा। मैंने उस साहब को घूरते हुए नरम लहजे में कहा, आप गलत समझ रहे हैं जनाब, ये औरत मेरी बीवी है, लेकिन जहनी तवाज़ुन खराब होने की वजह से मुझे पहचान नहीं रही। अजनबी मेरे जवाब पर कुछ नरम पड़ गया, लेकिन जब उसने मेरे बयान की तस्दीक की खातिर नरगिस की तरफ देखा तो वह गुस्से से बोली, ये शख्स सरासर झूठ बोल रहा है। इतने बहुत से आदमियों को देखकर उसने पैंतरा बदल लिया है। हकीकत यह है कि आज से बेशतर मैंने इस मनहूस की सूरत तक नहीं देखी। नरगिस का जवाब सुनकर दो चार अफराद और भी उसकी हमायत में पंजे झाड़ कर मेरे पीछे पड़ गए। मेरे पास अब सिवाय इसके और कोई चारा नहीं था कि मैं खामोशी और तहम्मुल से काम लूं। यूं भी मैं अपने साथ नरगिस को हजूम के लिए तमाशा बनते नहीं देख सकता था। फिर मैंने नरगिस के जवाब में कोई सफाई पेश नहीं की। मुझे इस खामोशी की सजा क्या मिली उसे लिखते हुए कलम लरजता है। बहरहाल मुख्तसर इतना ज़रूर बता दूंगा कि राहगीरों ने नरगिस की हमायत में दिल खोल कर मुझे जूद कूब किया, फिर मुझे पकड़कर थाने तक पहुंचा दिया, जहां पुलिस वालों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। गर्ज के वो रात मुझे आहनी सलाखों के पीछे गुजारना पड़ी। दूसरी सुबह मैंने थाने
दार के सामने हाथ पांव जोड़कर बेमुश्किल गुलू खलासी पाई और इस गुलू खलासी के एवज मुझे थानेदार को एक लंबी रकम भी देनी पड़ी। उसके बाद मैं होटल वापस आया। मेरा हुलिया बुरा तरह खराब हो चुका था। मैंने गुस्ल करके कपड़े तब्दील किए, फिर मुर्दों की तरह अपने बिस्तर पर ढेर हो गया और नरगिस के बारे में सोचने लगा। ना जाने उसने रात कहाँ गुजारी होगी। इनका ने उसे ना जाने किन मुसाइब से दो चार किया होगा। फिर जब मेरी दोबारा आंख खुली, मेरे सर पर शदीद चुभन हो रही थी। मैंने घबरा कर दीवार क्लाक पर नजर डाली तो इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। नरगिस की गैर मौजूदगी ने मुझे एक बार फिर तड़पा दिया। मेरी आंखें डुबाने लगीं। सर में चुभन का एहसास शदीद होता जा रहा था, जिसे फौरी तौर पर मैंने अपने मुंतशिर जहन का सबब समझकर फरामोश कर दिया। लेकिन फिर यकलख्त मैं चौंक पड़ा। गुस्से के मारे मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो गई। हाथ की उंगलियां भिंच गईं, जैसे मैं किसी का गला घोंटना चाहता हूँ। इनका जो इस वक्त दोबारा मेरे सर पर आ चुकी थी, मैं आलवे तसव्वुर में उसे अपने सर पर चहलकदमी करते देख रहा था। उसके होंठों पर बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट थी। वो बार बार मुझे किन अखियों से नजरें मटक मटक कर चहले कदम शुरू कर देती, तो यूं जैसे मेरी बेचैनी, मेरे करब, मेरे तड़प से उसे कोई खास लज्जत हासिल हो रही हो। मैंने गुस्से से दीवाना होकर इनका को गजबनाक अंदाज में मुखातब किया, लेकिन इससे आगे कुछ ना कह सका। अल्फाज हल्क में ही फंस कर रह गए। कहो जमील, तुम कुछ कहते कहते रुक क्यों गए? इनका ने जहर खंद में पूछा तो मैं चीख उठा। इनका, तुम जालिम हो, नागन हो, चुड़ैल हो। मैं गुस्से में उसे ना जाने किन नामों से मौसूम करता रहा, लेकिन वो बड़ी आसूदगी से मुस्कुराती रही। जब मैं खामोश हुआ तो उसने बड़े नाजो अदा से अपने कोलों पर हाथ रखकर ऊपर की सिमत देखते हुए कहा, खामोश क्यों हो गए? बोलते रहो, गुस्सा तुम पर अच्छा लगता है। कमबख्त जादूगरनी, बता मुझे कि नरगिस कहाँ है? मैं दोबारा चिल्लाया। आहिस्ता बोलो जमील, अगर होटल के मुंतजमीन में ने तुम्हारी चीखों पुकार सुन ली तो तुम्हें पागल समझकर होटल से बाहर निकाल देंगे। नरगिस कहाँ है? खुदा के लिए मुझे नरगिस का पता बता दो। मैंने दोनों हाथों से अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। घबरा गए? फिक्र की क्या बात है, वो बहुत आराम से है। इनका ने मुझे बच्चों की तरह चमकारते हुए जवाब दिया। मगर वो कहाँ है? वो बहुत याद आ रही है क्या? इनका ने अपने होंठों पर जुबान फेर कर चटखारा लिया। उसी में उसके असली शोहर के पास छोड़ आई हूँ। क्या मतलब? क्या कहा तुमने? मेरा जहन चकरा कर रह गया। इनका के अल्फाज पिघले हुए शीशे की मानद मेरे कानों में उतरते चले गए। ये तुम क्या कह रही हो? क्यों मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान ले रही हो? मैंने दोबारा उससे पूछा। यकीन करो जमील, वो अपने असली शोहर के साथ बेहद खुश है और कल रात उन्होंने अपनी सुहाग रात बड़े धूमधाम के साथ। इनका, मैं जोर से चिल्लाया कि मेरी आवाज़ बैठ गई, हलक में जैसे गिरा लग गई। अगर मेरे अमकान में होता तो मैं इनका को इस वक्त बड़ी बेदर्दी से ज़िबा कर डालता, उसके जिस्म को लाखों टुकड़ों में तब्दील कर देता। लेकिन इनका के सामने मैं लाचार था। इनका की पुरस्कार वजूद को सिर्फ महसूस कर सकता था, छू नहीं सकता था। मैं अपनी किसी बात पर तड़प उठा, लेकिन इनका की मुस्कुराहट में कोई कमी वाक़या नहीं हुई। इनका, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। मैं सिसक पड़ा, फिर किसी भिखारी की तरह इनका के सामने झोली फैला दी। वादा करता हूँ कि ता जिंदगी तुम्हारा बेदाम गुलाम बना रहूँगा, जो तुम कहोगी वही करूँगा। लेकिन खुदा के लिए उससे मुझसे मिला दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगा। इनका मेरा जवाब सुनकर फलक शकाफ कहके लगाने लगी। उसकी आवाज़ मुझे बेहद पुरस्कार लगी। फिर एक संजीदगी इख्तियार करके बोली, सुनो जमील साहब, मैं अगर नरगिस को वापस ना लाऊं तब भी तुम मेरे गुलाम बने रहोगे। ये मेरी मर्जी पर मुनअसर है। ये और बात है कि तुम पर जुल्म करते हुए मुझे कुछ ख्याल आ जाता है, वरना तुमने मेरी लामहदूद कुव्वते आँखों से कई बार देखी हैं। तुमने देख ही लिया है
कि किस तरह नरगिस अपनी याददाश्त भूल चुकी है और क्या देखना चाहते हो। मैं सब कुछ मानता हूँ, लेकिन नरगिस को कुछ दिनों तक अपने किए का खमियाजा भुगतना ही होगा। इनका ने मेरे जुमला काटते हुए फैसला कुन लहजे में कहा। उसने मुझे तुमसे जुदा करने के लिए बुजुर्ग की दरगाह का रुख करके मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश की है। मुझे बर वक्त उसका ध्यान आ गया और मैंने उसको रास्ते में ही जा लिया। मैं बड़ी लजाहत से बोला, क्या तुम मेरी खातिर भी इनका की गलती को, नरगिस की गलती को माफ नहीं कर सकती? तुम्हारी खातिर अब तक मैंने क्या कुछ नहीं किया, मगर तुमने उसका क्या बदला दिया? इनका ने मुझे खुद से नजरों से घूरते हुए कहा, नरगिस की किस्मत अच्छी है जो मैं तुमसे कुछ वादे कर चुकी थी, वरना मैं उसका खून पीने से भी दरेग ना करती। मैं अंदर ही अंदर खोलता रहा। इनका कहती रही, अब मुझे नरगिस को ये बावर कराने दो कि वो क्या है और मैं क्या हूँ। हाँ तो मुझे मालूम है। अच्छा, मैं तुम्हें एक शर्त पर नरगिस का पता बता सकती हूँ। मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। मैं जल्दी से बोला, तुम बेसब्री का मुजाहरा नहीं करोगे? हरगिज नहीं। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा तो सुनो, इनका ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा, तुम कल रात ठीक 12 बजे एडवर्ड पार्क के मशरकी दरवाजे पर आ जाना। नरगिस तुम्हें वहीं मिल जाएगी, लेकिन इतना ख्याल रखना कि तुम वक्त से पहले वहां नहीं पहुंचोगे। मुझे मंजूर है, मैंने धड़कते हुए दिल से जवाब दिया। दूसरी बात ये कि तुम इस बार नरगिस को समझा देना कि वो आइंदा मेरे मामले में दखल अंदाजी ना करे, वरना मुमकिन है कि मैं अपने तमाम वादे भूल कर उसे ठिकाने लगा दूं। तुम मुतमईन रहो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, तुम अब आराम करो। मैं वापस नरगिस के सर पर ही जा रही हूँ। अगर मेरी अदम मौजूदगी में उसकी आंख खुल गई तो हालात बिगड़ जाने का अंदेशा है। मैंने डरते डरते कहा, क्या तुम कल रात की बजाय दोपहर में मुझे नरगिस से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकती? रात का वक्त ज़्यादा मुनासिब है जमील, ने मैनी खेद लहजे में कहा। तुमसे जैसे कह दिया ठीक है। उससे मैं एक ख़ास बात है, बाद में तुम्हें पता चल ही जाएगा। इनका से बहस करना फजूल था। दिल पर जबर करके मैं चुप हो गया। कुछ देर बाद इनका भी रेंगती हुई मेरे सर से उतर गई तो मेरा जहन फिर नरगिस के ज़ेम पर में उलझ गया और फिर मैं एडवर्ड पार्क गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। हर सिमत सन्नाटा और पुरस्कार खामोशी थी। चंद लम्हों तक मैं एक जगह रुककर इधर उधर की आहट लेता रहा। इस खामोशी को देखकर मुझे गुमान हुआ कि कहीं इनका ने मुझे फरेब ना दिया हो। इतनी रात गए, भला एडवर्ड पार्क में नरगिस की मौजूदगी क्या मायने रखती है? मगर मैंने इनका के सितम से के इस नए पहलू पर गौर कर ही रहा था कि अचानक खामोश फिजा में अर्तआश पैदा हुआ। मुझे किसी औरत की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी जो मेरी बाएं जानब वाली झाड़ियों से आ रही थी। मैं चौंक कर उसी सिमत देखने लगा। वो नरगिस थी। मैं उस आवाज़ को ना पहचानता तो और कौन पहचानता। छोड़ो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, जालिम आह बचाओ, वो आहो जारी कर रही थी। खामोश किसी मर्द की खतरनाक सरगोशी सुनाई दी। शोर मचाने की कोशिश की तो कत्ल कर दी जाओगी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे सरे बाजार किसी ने मुझे नंगा कर दिया हो। इन आवाज़ों के सुनने के बाद मुझ पर दीवानगी तारी हो गई। फिर भी मैं मोहताज अंदाज में लपकता हुआ इन झाड़ियों तक पहुंच गया और फिर मेरी निगाहों ने जो मंजर देखा वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मेरे ऊपर खून सवार हो गया। दूसरे ही लम्हे मैंने गजबनाक अंदाज में आगे बढ़कर उस शख्स को दबोच लिया जो नरगिस को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। मैंने एक ही झटके से उसको उठाकर एक सिमत गिरा दिया, फिर उचक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। कुछ देर तक वो मशीनी अंदाज में उसके चेहरे पर मुक्के मारता रहा। फिर मैंने उसका गला दबोच लिया और उसे पूरी कुव्वत से दबाने लगा और उस वक्त तक अपनी गिरफ्त को तंग करता रहा जब तक अजनबी ने मेरे नीचे तड़प तड़प कर दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद मैं उठा और फिर भरपूर ठोकर उसकी लाश पर मारकर नरगिस की तरफ लपका जो अब तक सहमी सिमटी नीचे पड़ी हुई थी। तुम कौन हो? नरगिस ने मुझे करीब आते हुए देखा तो हकला कर बोली, डरो नहीं नरगिस, मैं हूं तुम्हारा जमील।
नरगिस मेरी आवाज़ पहचान कर झपट कर उठी और मेरे कुशादा सीने से लपट कर सिसकियां लेने लगी। मैं उसके मासूम दिल की सही सही धड़कनों को महसूस कर रहा था। परेशान मत रहो नरगिस मेरी रूह, मैंने नरगिस को अपनी गोश में लेकर दिलासा देते हुए कहा। मैंने उस बेगैरत इंसान को मार डाला है, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर मैं नरगिस को लेकर होटल की तरफ चल पड़ा। होटल पहुंचकर बेमुश्किल मैंने नरगिस को हाथ मुंह धोकर कपड़े तब्दील करने पर आमादा किया। उसने मेरा कहा तो मान लिया, लेकिन वो अभी तक सकते की कैफियत से दो चार थी। मैं उसकी हालत को महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने बड़ी नरमी से उसे मुखातब करते हुए कहा, नरगिस मेरी जान, जो कुछ हो चुका है उसे भूल जाओ। खुदा गवाह है कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, और फिर इसमें तुम्हारा कसूर भी नहीं है। जमील, नरगिस ने डुबडुबाई हुई हसरत भरी नजरों से मुझे देखा, फिर दोबारा मुझसे लिपट गई। नरगिस की सिसकियां मेरे दिल को छलनी किए जा रही थीं। वो इस वक्त जिस सदमे से दो चार थी वो मैं ही जानता था। मुमकिन था कि मेरी हमदर्दी भी इस वक्त उसके दुखे हुए दिल पर गरां गुजरती। मैंने उससे मजीद कोई बात नहीं की और उसे अपनी आगोश में छुपा कर लेट गया। सुबह जब हुई तो जमील नरगिस ने मुझसे पूछा कि कल रात मैं एडवर्ड पार्क कैसे पहुंच गई, और वो शख्स गलती मेरी थी जो मैं उस पर एतमाद कर बैठा। मैंने जल्दी से नरगिस की बात काट कर कहा, रात तुम मेरे ही साथ वहां गई थी, क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं, नरगिस ने एक सर्द बाह भरकर जवाब दिया, मुझे कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं कि मैं वहां कैसे गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि शाम को दरगाह जाने के इरादे से निकली थी, इसलिए आप दूसरे कमरे में थे और मैंने। खुदारा अपने जहन को परेशान मत करो। मैंने नरगिस को बड़े प्यार से समझाया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। नरगिस मेरे समझाने पर खामोश हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर उलझन के तासरात नमूदार हो चुके थे। मैं महसूस कर रहा था कि इस वक्त वो क्या याद करने की कोशिश कर रही है। इनका की पुरस्कार कुव्वत ने उसकी याददाश्त को दरमियान से मुंतके करके वाकयात के तसलसल में खिलाफ पैदा कर दिया था। वो इन टूटी हुई कड़ियों को जोड़ने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। मुझे मालूम था कि इस बार भी इनका को अपने नाकाम मकसद में मायूसी नहीं हुई थी, मगर उसकी तवील गैर मौजूदगी मेरे लिए काबिल गौर थी। मैं सोच रहा था कि कहीं वो मुझे या नरगिस को किसी नई मुसीबत से दो चार करने की फिक्र में तो नहीं। मैं इन्हीं वसवसों और उलझनों में मुब्तला था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इनका मेरे सर पर आ चुकी है। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था। मैं आलमे तसव्वुर में इनका के मनहूस वजूद को अपने सर पर देख रहा था। उसके चेहरे की शगुफ्तगी और होंठों की सुर्खी इस बात की गमाजी कर रही थी कि उसने इंसानी खून खूब सैर होकर पिया है। पहले भी मैं उसे खून पीने के बाद इसी हालत में देख चुका था। आज वो जिन नज़रों से मुझे देख रही थी उनमें शोखी और शरारत के साथ साथ तंज भी था, जिसे महसूस करके मेरे खून की गर्दिश थम गई। दूसरी तरफ इनका बेदस्तूर मुझे जहर खान से घूर रही थी। चंद सानिये तक वो मुझे टिकटकी बांधे देखती रही, फिर आलती पालती मारकर बैठ गई और एक तवील जमाही लेकर बोली, जमील, मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो। मैं बहरे लब खामोश रहा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, मगर मैंने जो कुछ किया वो जरूरी था। नरगिस अब आइंदा कभी मेरे और तुम्हारे दरमियान आने की हमाकत नहीं करेगी। तुम भी इतने बगैरत नहीं हो कि दोबारा इस मंजर को देखने की ख्वाहिश करो। यूं भी तुम अहद कर चुके हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाओगे। याद है तुमने होटल में गिड़गिड़ा कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था। मैं महसूस कर रहा था जैसे जिस्म का तमाम खून सिमट कर मेरे चेहरे पर आ गया हो। इनका के जुमले में चुभे हुए तंज मेरा कलीजा छन्नी कर रहे थे, लेकिन मैं बहुत कुछ चाहने के बावजूद सब्र करने पर मजबूर था। इनका ने मेरी कैफियत को महसूस किया तो बड़े चुभते हुए लहजे में बोली, जमील, नरगिस से शादी करने से पहले तुमने भी तो बहुत सारी लड़कियों को बर्बाद किया था। तुम्हारी शरारतों का इल्म इनमें से किसी को के शोहर को हो जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। इनका मेरे सब्र का पैमाना छलक पड़ा। तुम नरगिस को बाजारी औरतों से वाबस्ता कर रही हो। मैं अब तक
ہمیشہ ضبط کیا، اگر تم نے دوبارہ اس قسم کی کوشش کی تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ خون خرابہ تو ہو چکا، انکا نے شوخی سے کہا۔ تم سے بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، انکا نے بے پرواہی سے جواب دیا، پھر پاؤں پھیلا کر وہیں سو گئی۔ سنو انکا، آج میں تم سے ایک آخری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے ہونٹ کاٹتے ہوئے مخاطب کیا۔ مجھے کچھ دیر آرام کر لینے دو جمیل، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی، انکا نے اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا تو میں چیخ اٹھا، یہ ناممکن ہے، مجھے روحانی اذیتوں میں مبتلا کر کے تم آرام نہیں کر سکتی۔ جمیل، انکا کے تیور بدل گئے، میں اپنے آرام میں کسی قسم کی خلل اندازی پسند نہیں کرتی، مجھے اس وقت پرسکون نیند کی ضرورت ہے، تم کچھ بڑھ رہے ہو، میرا سکون برباد کر کے تمہیں بھی آرام کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ انکا کے موجودہ رویے نے مجھے ایسی ٹھیس پہنچائی تھی کہ میں مسلط کو بالائے طاق رکھ کر اس سے ایک حتمی فیصلہ کرنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ جمیل، کیا تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو؟ انکا نے بڑے تلخ انداز میں مجھ سے سوال کیا۔ اس کے چہرے پر مجھے کسی گہرے سمندر کا ایسا ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر اچانک ابھرنے والی سرخی بھی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی، مگر اس وقت میں اپنے آپے میں نہیں تھا۔ انکا کے چہرے پر غصے کی علامتوں کو نظر انداز کر کے بولا، تمہیں آج مجھ سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ آئندہ کبھی تم نرگس کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کرو گی۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم نرگس کو سختی سے منع کر دو کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی حماقت نہ کرے۔ نرگس میری بیوی ہے، میں نے تلملا کر کہا، میں اختیارات کے سلسلے میں اس کی حق تلفی نہیں کروں گی، اور میں تمہاری موسن ہوں۔ انکا نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اگر میں نے تمہیں دولت مند نہ بنایا ہوتا تو تم کبھی نرگس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، تم چاہو تو اپنی دولت واپس لے سکتی ہو۔ میں بھنا کر بولا، میں غریب مگر خوش رہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ دولت کے ساتھ ساتھ تم نرگس کو بھی مجھے واپس کر دو گے۔ یہ ناممکن ہے، میں پوری قوت سے چلایا، تم نرگس کو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتی۔ جمیل، اس بار انکا کا لہجہ بہت زہریلا تھا، شاید ابھی تمہیں کچھ اور بتانا پڑے گا، تم بار بار معافی مانگتے ہوئے اور اپنے عہد سے پھر جاتے ہو، تمہیں یوں کیوں کرتے ہو جمیل؟ نہ جانے کہ تمہیں پچھلی اذیتیں یاد نہیں رہتی، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تم کس سے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ میں کس بلا سے ایسی باتیں کر رہا ہوں، مگر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تم نے میری زندگی میں سکھ سے زیادہ دکھ دیے ہیں، مجھے یہ سودا منظور نہیں، اور میں اپنی بربادی دیکھ سکتا ہوں، لیکن نرگس۔ جمیل، انکا نے غضبناک لہجے میں میری بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے اس بات پر مجبور مت کرو کہ میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے پھر کوئی تماشا دکھاؤں، بہتر ہے کہ خاموش رہو اور جیسے میں کہتی ہوں کرتے جاؤ، نتائج کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو، گناہ سارے میرے ذمہ کر دو، خود عیش کی زندگی بسر کرو۔ انکا کا لہجہ اس قدر خطرناک تھا کہ ایک ثانیے کے لیے میں گنگ ہو گیا، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ انکا نے نرگس کی پاکیزگی کو داغدار بنانے کے لیے جو شرمناک ڈرامہ اسٹیج کیا تھا، اس کے ایک ایک منظر نے میرے ذہن میں ہیجان برپا کر دیا تھا۔ میں اپنی موت کو گوارا کر سکتا تھا، لیکن یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ نرگس پھر کبھی اس دل آزیر صورتحال سے دو چار ہو۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر ایک فیصلہ کر کے کہا، انکا سنو، میرا خیال ہے یہ فیصلہ کر ہی لو، تمہیں مجھے جان سے مار ڈالو، لیکن میں کسی قیمت پر بھی آئندہ نرگس کے معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دے سکتا۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me.